गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो गाइस अपन पढ़ रहे थे 12th एग्रीकल्चर का थर्ड लेसन, उसका नाम था सिंचाई और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरिगेशन। तो गाइस इसके 2 पार्ट हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। आज का जो पार्ट है वो हमारा सिंचाई का थर्ड पार्ट है। यदि इसके 2 पार्ट आपने अभी तक नहीं देखे तो उसके जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उनको देख सकते हो। तो गाइज जो हमने 2 पार्ट में पहले डिस्कस किया, कौन कौन से टॉपिक जो हमने डिस्कस किए थे वो एक बार यहाँ पर उनको रिपीट कर लेते हैं। तो गाइज फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था सिंचाई की डेफिनेशन, इरिगेशन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, उसके जो उद्देश्य थे कि सिंचाई की जो डिमांड है वो क्यों होती है, ऑब्जेक्टिव उसके जो उद्देश्य थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। सेकंड पार्ट में हमने देखा था सिंचाई के जो साधन है वो कौन कौन से थे, भूमिगत साधन कौन कौन से हैं, भूमि की सतह पर जो सिंचाई के स्रोत वो कौन कौन से, वो अपने सेकंड पार्ट में डिवाइड कर लिया था। गाइस सेकंड पार्ट में एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि जो इंदिरा गांधी नहर थी ना, इंदिरा गांधी नहर, इसकी जो टोटल लंबाई है वो है गाइस 649 किलोमीटर, ठीक है ना, 649। ये क्या है, इसकी कुल लंबाई है, इसे क्या कहते हैं, राजस्थान की मरुगंगा, ठीक है ना। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर, ठीक है ना गाइस। तो ये हमने क्या कर लिया था गाइस, डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं गाइस कि सिंचाई की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी, या फिर कहें कि जो पौधों के आधार पर जो अपन सिंचाई करते हैं, ठीक है ना, या फिर कहें कि इरिगेशन का जो शेड्यूल है वो क्या है, सिंचाई का जो निर्धारण है, सिंचाई क्यों करते हैं, कब करते हैं, किस रूप में करते हैं, कितनी सिंचाई करनी चाहिए, ये आज अपन इस सेशन में डिस्कस करने वाले। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके जिनको 12th एग्रीकल्चर की जो हेल्प है वो अभी तक नहीं मिल सकी। तो गाइस देखिए आज के सेशन के स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में अपन पढ़ेंगे सिंचाई का निर्धारण। आज का टॉपिक है हमारा सिंचाई का निर्धारण, शेड्यूल ऑफ इरिगेशन, शेड्यूल ऑफ इरिगेशन की सिंचाई का जो निर्धारण है वो किस रूप में करते हैं, ठीक है ना गाइस। तो देखिए अब इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंचाई का जो निर्धारण है इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या फिर कहे कि जो सिंचाई का निर्धारण है वो किस रूप में करते हैं। तो गाइस एक तो देखो सिंचाई कब करें, जो पौधे में सिंचाई है वो कब करें, कितनी करें, ठीक है ना, या फिर कह सकते थे कितनी मात्रा में करें और कैसे करें। ये क्या है, इसके कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, कि सिंचाई का जो निर्धारण है वो कब करें, कितनी मात्रा में करें और किस अवस्था में करें। अवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर क्रांतिक अवस्था आएंगी, ठीक है ना, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंचाई का निर्धारण हुआ कि कब, कितनी और कितनी मात्रा में करनी चाहिए। तो इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट है गाइज, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो पौधों के आधार पर, पौधों के आधार पर, ठीक है ना, डिपेंड ऑफ प्लांट्स, या फिर कहें कि बेस, इनका जो बेस है प्लांट्स का, उस बेस के आधार पर अपन क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर, क्रिटिकल स्टेज, क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। इसके 2 पार्ट है गाइस, ये आपको पता होने चाहिए नाम, पौधों के आधार पर और क्रांतिक अवस्था, क्रिटिकल स्टेज, उसके आधार पर क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो अपन पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट पौधों के आधार पर, ठीक है ना, पौधों के आधार पर। तो देखिए गाइस इसको अपन बिल्कुल नॉर्मली तरीके से लेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसमें पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर, पौधे की बाहरी स्थिति को देखकर, एक बार इसके अपन क्या करते हैं, इसके पार्ट को देख लेते हैं, फिर पौधे का प्लांट का डायग्राम बनाकर आपको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सेकंड है पौधे की बाहरी स्थिति को देख लिया, फिर है पत्तियों का तापमान, पत्तियों का तापमान मापकर, पत्तियों का तापमान मापकर। थर्ड है गाइस, अब पौधे की बाहरी स्थिति को देख लिया और पत्तियों का तापमान भी हमने माप लिया। फिर देखिए पौधों की संख्या को बढ़ाकर, पौधों की संख्या को
बढ़ाकर पौधों की संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये क्या है, इसके 3 हो गए। 4 गाइस, सूचक पौधों का उपयोग, सूचक पौधों का उपयोग, सूचक पौधे का क्या करेंगे, यहां पर उपयोग करेंगे। और इसका लास्ट पॉइंट है गाइस, 4 ये इसके पौधों के आधार पर। अब देखिए, पौधों की बाहरी स्थिति को देखकर, पत्तियों का तापमान मापकर, पौधों या पौधे की संख्या को बढ़ाकर, ठीक है। लास्ट है सूचक पौधों का उपयोग। तो गाइस जो पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, पॉइंट यदि याद है तो अपन पॉइंट के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, नोट बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है ना, ये क्या है, कोई प्लांट है। मैं प्लांट का डायग्राम बना देता हूं, ठीक है गाइस। थोड़ा मान लीजिए ये क्या है, एक प्लांट है। अब फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, पौधे की बाहरी स्थिति को देखकर। अब बाहरी का मतलब क्या है, ऐसा तो है नहीं कि पौधे का जो तना है, तने के अंदर इसका क्या करेंगे, चीर फाड़ करेंगे या फिर इसके 2 पार्ट करेंगे और अंदर से देखेंगे कि पौधे तेरे अंदर पानी की कमी है क्या, ऐसा तो नहीं होगा। बाहरी स्थिति का मतलब होता है कि ये बाहरी वाली परत, ठीक है ना, कह सकते हैं एक रूप से। अब इसमें क्या करेंगे, बाहरी परत में या फिर बाहरी स्थिति, तो बाहरी स्थिति में कौन कौन से इसमें जो अवस्थाएं हैं, पत्तियां हैं, ठीक है ना, तना है या फिर कोई शाखा है, फल फूल हो गए, लेकिन इसको तो अपन लेंगे नहीं। तो मुख्यतः अपन किसको लेंगे, पत्तियों को लेंगे। किसको लेंगे गाइस, यहां पर मुख्यतः अपन किसको लेंगे, पत्तियों को लेंगे। अब पत्तियों से रिलेटेड क्या होगा, जब पौधे में पानी की कमी होगी, तो आप सभी को पता है गाइस, तो सबसे पहला जो अवस्था होती है इसके पौधे की, वो कौन सी अवस्था, सूख जाती है। सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ता है, पत्तियों पर पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पत्तियों की बात करें तो पत्तियां गाइस, काफी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स कर जाते हैं, हस्बैंड वाला पत्ती भी यहाँ पर समझ जाते हैं, लेकिन पत्ती वो नहीं है। यहाँ पर अपन पत्ती की बात कर रहे हैं, पार्ट की, किसके, पेड़ के पार्ट्स की, ठीक है ना। तो पत्तियां क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। क्या हो जाती है गाइस, मुरझा जाती है या फिर कहें सूख जाती है। सबसे पहले अवस्था कौन सी आती है, मुरझा जाती है। पौधे में जब पानी की कमी होती है तो सबसे पहले कौन सी अवस्था सूख जाती है, इसकी पत्तियां, ठीक है। तो जब पत्तियां सूख जाएंगी या फिर मुरझा जाएंगी तो पता चल जाएगा अपने आप ही कि पौधे में किसकी कमी होगी, पानी की कमी होगी। तो अपन क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे और जो अवस्था आई सूखने की, मुरझाने की, वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ये तो क्या है, पौधे की बाहरी स्थिति को देखकर हो गया, ठीक है। सेकंड है पत्तियों का तापमान मापकर। अब देखिएगा इस तापमान, अब तापमान किससे मापेंगे, ऐसा तो है नहीं पौधे के पास में गए और पौधे को देखा कि तेरे अंदर इतना टेम्परेचर है, ठीक है। अनुमान तो लगा नहीं सकते, अनुमान भी लगाए तो हो सकता है वो गलत भी हो सकता है। लेकिन अपन किसका उपयोग करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है यंत्र का। किसका उपयोग करेंगे, यंत्र का क्या करेंगे, यहां पर उपयोग करेंगे और उस यंत्र का नाम है इंफ्रारेड थर्मामीटर। गाइस आपको एक बात बता दूं कि तापमान से रिलेटेड, कोई भी टेम्परेचर से रिलेटेड यंत्र आए ना, तो वहां ये नाम जरूर आएगा, थर्मामीटर, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि पत्तियों का तापमान किस यंत्र से मापते हैं, तो वो कौन सा यंत्र है, इंफ्रारेड थर्मामीटर। तो इस इंफ्रारेड थर्मामीटर से आप देख सकते हो, इंफ्रारेड थर्मामीटर से क्या करेंगे, पत्तियों का तापमान मापेंगे कि पत्तियों का तापमान यदि कम ज्यादा है तो वो किससे पता चल जाएगा, थर्मामीटर से, इंफ्रारेड थर्मामीटर से हमें पता चल जाएगा। तापमान ज्यादा हुआ तो क्या होगा, पौधे में पानी की कमी हो जाएगी। और यदि तापमान एवरेज है तो इसका मतलब क्या हुआ, पौधे में पानी की कमी हुई नहीं। और यदि पौधे में पानी की कमी हुई तो क्या करेंगे अपन, सिंचाई कर देंगे, सीधी सी बात है। तो पत्तियों का तापमान किससे मापेंगे, इंफ्रारेड थर्मामीटर से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है पौधों की संख्या को बढ़ाकर। पौधे की संख्या को बढ़ाने से क्या होगा, तो देखिएगा इस, मान लीजिए ये कोई फील्ड है, ये क्या है, कोई फील्ड है, अपना खेत है। यहां पर अपन ने कोई पौधे लगा रखे हैं यूं, ठीक है, बिल्कुल गहराई में नहीं है, काफी दूरी में है। ये क्या लगा दिया हमने, पौधे लगा दिए। अब क्या करेंगे, पॉइंट क्या हमारा, पौधों की संख्या को बढ़ाकर। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर पौधों की संख्या को बढ़ा दिया। क्या कर दिया, पौधों की संख्या को यहां पर बढ़ा दिया। अब बढ़ाने से हमें लाभ होगा या हानि होगी, तो वह सभी को पता है और मैंने पहले वीडियो में बताया भी था आपको कि पौधों से तो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है या फिर वाष्पीकरण होता है। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पौधे के वायवीय भागों से वाष्पीकरण होता है या फिर वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपायरेशन होता है या फिर एवेपोरेशन होता है। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए गाइज।
तो पौधे की वायवीय या सभी वायवीय भागों से क्या होता है गाइस, वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है गाइस, काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो पौधे से तो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, और मृदा से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ अपन बात करें पौधे की संख्या को बढ़ाकर। अब पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन, और वाष्पोत्सर्जन में किसकी हानि होती है, जल की हानि होती है, H2O की हानि होती है, पानी की हानि होती है। जल ही क्या है, जीवन है, अमृत है। तो किसकी हानि होगी, वाष्पोत्सर्जन के रूप में जल की हानि होगी। अब यहाँ पर क्या कर दिया, पौधों की संख्या को हमने बढ़ा दिया, और पौधों की संख्या को बढ़ा दिया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर किसकी कमी होगी, 100% पानी की कमी होगी। और पानी की कमी होगी तो वही स्टेज आ जाएगी। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या देखा था, पौधे मुरझा गए थे, पौधे की पत्तियां क्या हो गई थी, मुरझा गई थी। तो यहाँ पर भी क्या होगा गाइस, इस स्टेज में भी क्या होगा, पौधों की पत्तियां या फिर सभी पौधों की पत्तियां क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसकी कमी हो गई, पानी की कमी होगी। तो फिर अब पानी की कमी होगी, पौधे मुरझा गए तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, सिंचाई करेंगे। तो ऐसे सूचक पौधों का उपयोग, पौधों की संख्या हमने देख ली कि संख्या को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, और फिर किसकी होगी, जल की हानि होगी, तो क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। अब देखिएगा इस सूचक पौधों का उपयोग। अब यहां पर एक शब्द है सूचक। अब सूचक को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिकेटर। क्या कहते हैं गाइस, इंडिकेटर, इंडिकेटर, ठीक है ना, इंडिकेटर। अब आप सभी जानते हो इंडिकेटर का नाम आता है, आप टू व्हीलर और फोर व्हीलर, आपके दिमाग में एक इमेज सेट हो जानी चाहिए कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर जो होती है उनके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में क्या होते हैं, अलग अलग इंडिकेटर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बाइक की बात करते हैं, राइट साइड में जाएंगे तो क्या करेंगे, राइट साइड का इंडिकेटर ऑन करेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो लेफ्ट साइड का क्या करेंगे, इंडिकेटर ऑन करेंगे। इससे क्या हुआ, वो एक सूचक हो गया कि अपन इस दिशा में जा रहे हैं, तो पीछे वाले जो भी साधन है या फिर जो पीछे आ रहे हैं उनको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आगे वाला जो गाड़ी है वो किस साइड में जाएगी, लेफ्ट में जाएगी या फिर राइट में जाएगी। तो इसी का जो काम है, इंडिकेटर का काम करता है। और उस एक प्लांट का नाम है सूरजमुखी। उस प्लांट का क्या नाम है गाइस, सूरजमुखी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। जेट आईसीआर में काफी बार यहां से क्वेश्चन पुट अप होता है कि निम्न में से कौन सा पौधा सूचक का काम करता है या फिर इंडिकेटर प्लांट होगा, तो वो कौन है, सूरजमुखी। और इसका बॉटनिकल नेम है हेलिएंथस एनस। क्या है गाइस, हेलिएंथस एनस, जो एक तिलहनी फसल है। अब ये काम कैसे करेगा, तो देखिएगा इस यहाँ पर अपन देखते हैं प्रैक्टिकली थोड़े से। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लगाई रखी है, फसल लगा रखी है, कोई भी रबी या फिर खरीफ की, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर हमने लगाई गेहूं की फसल। कौन सी फसल लगाई, गेहूं की फसल लगाई। और जो पौधा लगाएंगे सूरजमुखी का, वो कहां पर या किस पार्ट में लगाएंगे गाइस, मध्य पार्ट में लगाएंगे, ठीक है ना। कोने में भी लगा सकते हैं, लेकिन मध्य पार्ट क्या है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहां पर पता चल जाएगा। कोने में तो काफी बार नमी भी होती है, लेकिन सबसे पहले पता कहां पर चलेगा कि नमी नहीं है, तो ये बीच में। पौधा किसका लगाया, सूरजमुखी का लगाया, ठीक है ना। अब मान लीजिए पता कैसे चलेगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने रबी की फसल ली गेहूं, तो गेहूं में 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद उस मृदा में किसकी कमी होगी, नमी की कमी होने वाली है। तो इंडिकेटर का काम कौन कर देगा, सूरजमुखी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 1 दिन के पहले हम ये इसमें पानी की कमी होने वाली है, तो सूरजमुखी की जो पत्तियां है वो क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी, मुड़कर नीचे की तरफ गिर जाएंगी। तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि 1 दिन के बाद में या फिर 2 दिन के बाद में गेहूं की फसल में किसकी कमी होने वाली है, पानी की कमी होने वाली है। तो क्या कर देंगे अपन, सिंचाई कर देंगे। क्या कर देंगे गाइस, सिंचाई कर देंगे। तो इंडिकेटर के रूप में मुख्यतः कौन सा पौधा काम कर रहा है, सूरजमुखी का पौधा काम कर रहा है, ठीक है। और कहां पर लगाएंगे, मध्य वाले पार्ट में लगाएंगे। तो ये हमने देखा फर्स्ट इसका पार्ट पौधों के आधार पर, इसमें थे पौधों की बाह्य स्थिति को देखकर पत्तियों का तापमान मापकर, यंत्र कौन सा था, इंफ्रारेड थर्मामीटर। थर्ड है पौधों की संख्या को बढ़ाकर, एंड लास्ट सूचक पौधों का उपयोग। सूचक पौधे के रूप में हमने कौन सा प्लांट काम में लिया, सूरजमुखी, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस। सेकंड पार्ट है हमारा क्रांतिक अवस्था। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, क्रांतिक अवस्था। अब सभी को पता होना चाहिए कि क्रांतिक अवस्था क्या होती है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था।
तो गाइस क्रांतिक अवस्था को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रिटिकल स्टेज। क्या कहते हैं? क्रिटिकल स्टेज। इंग्लिश भी हमें क्या होनी चाहिए? थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, क्योंकि अपने आगे बैचलर और जो मास्टर्ड करेंगे वहां पर क्या होगी? काम आने वाली है। तो गाइस क्रांतिक अवस्था की यहाँ पर डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या होगी? क्रांतिक अवस्था एक वह अवस्था होती है, बोर्ड क्लास में यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन भी पुटअप हो जाता है। तो क्रांतिक अवस्था वह अवस्था होती है कि उस अवस्था में यदि अपन पौधे में क्या नहीं करें, सिंचाई नहीं करेंगे, तो सर्वाधिक उत्पादन में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो आप इसको नोट कर सकते हो। क्रांतिक अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जिस अवस्था में यदि अपन पौधे में सिंचाई ना करें तो उत्पादन में क्या होती है? भारी कमी होती है। उपज में क्या होती है? भारी कमी होती है। उसे ही क्या कहते हैं? क्रांतिक अवस्था। अब यहाँ पर बात करें कि अलग अलग पौधों में या फिर अलग अलग फसलों में अलग अलग क्या होती है? सभी में क्रांतिक अवस्था। यहाँ से बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है क्रांतिक अवस्थाओं से। तो गाइस देखिए, मोस्ट जो भी अपनी क्रांतिक अवस्था है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मेज, मक्का, जिया मेज, जिसका बॉटनिकल नेम है। मक्के में जो क्रांतिक अवस्था होती है वो मुख्यतः दो अवस्थाएं होती है। एक तो होती है गाइस टेसल और एक होती है सिल्क। सिल्क को अपन सिल्किंग भी कहते हैं, ठीक है ना। अब टेसल अवस्था कौन सी होती है और सिल्किंग अवस्था कौन सी होती है? अब यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि नर भाग कौन सा है और मादा भाग कौन सा होता है। अपने को यहाँ पर तो याद हो जाता है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं ना, पेपर सोल्व करते हैं, वहां पर अपने को क्या हो जाता है? कंफ्यूजन होता है। तो अपन क्या करेंगे? कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो आए हैं। तो देखिएगा, इस आपको मैं बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। एक तो है टेसल, ठीक है, और एक है गाइस सिल्क। एक तो हो गया टेसल और एक सिल्क। अपन इसमें पहला वर्ड ले लेते हैं। एक तो टी हो गया और एक एस हो गया। अब अंग्रेजी में जो ABCD है वो तो सभी को आती होगी, ठीक है ना। ए टू जेड तक सभी को आती होगी। तो गाइस मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, और ये सभी को आना चाहिए कि अंग्रेजी की वर्णमाला में पहले एस आता है या फिर टी आएगा? पहले टी आएगा फिर एस आएगा। यदि ये आपको याद है तो इसका मतलब ये वाला आपका क्वेश्चन क्या हो गया? बिल्कुल सोल्व हो गया। कभी भी आपका क्वेश्चन नेगेटिव नहीं होने वाला है। तो गाइस मेरे हिसाब से तो पहले कौन सा आएगा? एस आएगा, और उसके बाद में कौन सा आता है? टी आता है। क्रम बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि सर आपका क्रम क्या है। बिल्कुल सही है। अब एस से तो क्या था? हमारा सिल्क था, और जो सिल्क वाला भाग है वो कौन सा होता है? मादा होता है। और टी वाला कौन सा होता है? नर भाग होता है। अब सर ये याद कैसे रहेगा? तो वो भी देखिए। तो गाइस आप सभी को पता है, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें ये बहुत बढ़िया संस्कृति है हमारे देश की, आपको पता होना चाहिए गाइस। तो भारतीय संस्कृति में जो प्रायिकता दी जाती है ना, वो महिलाओं को पहले दी जाती है, ठीक है ना। और ये आपको पता भी होगा सभी, ठीक है ना गाइस। तो मादाओं को या फिर कहें कि महिलाओं को प्रायिकता क्या दी जाती है? पहले दी जाती है, और पुरुषों को बाद में दी जाती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले शब्द आया वो कौन सा आया? एस आया, और एस वाला भाग कौन सा है? मादा वाला भाग है। अब ये क्या हुआ? एक याद रह गया, बाकी शेष रह गया, वो कौन सा है? नर भाग हो गया। तो ये आपको उम्मीद, आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो टेसल वाला भाग तो कौन सा हो गया? नर भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया? नर। और जो सिल्किंग एस पहले आया तो वो कौन सा भाग हो गया? मादा भाग हो गया। तो गाइस आपका क्वेश्चन कभी नेगेटिव नहीं होगा, मुझे बहुत बढ़िया तरीके से विश्वास है। तो गाइस फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट फसलों में थोड़ी और क्रांतिक अवस्थाएं देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर अपन मूंगफली की बात करते हैं। अरेकिस हाइपोंजा इसका बॉटनिकल नेम है। मूंगफली में सबसे मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है पैगिंग अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? पैगिंग अवस्था होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर बात करें यहाँ पर गन्ने की, तो गन्ने में कौन सी होती है? फॉर्मेटिव स्टेज। गन्ने में कौन सी अवस्था होती है? फॉर्मेटिव स्टेज होती है। काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। धान में भी बात करें, पेडी में बात करें, धान का बॉटनिकल नेम क्या है? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए धान का बॉटनिकल नेम क्या है। और इसमें क्रांतिक अवस्था होती है कल्ले फूटना। कौन सी अवस्था होती है गाइस? कल्ले फूटना। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें तंबाकू, तो तंबाकू में चूटने समय या फिर चूटते समय, ठीक है ना, चुटाई करते समय, चुटाई करते समय कौन सी अवस्था होगी? तंबाकू में होगी। आलू में बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, कंद बनते समय। आलू में कौन सी अवस्था होगी? कंद बनते समय। तो गाइस ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट क्रांतिक अवस्था। और
इसके पहले हमने किया था पौधों के आधार पर जो अपन सिंचाई करते हैं, तो इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। आई होप कि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये था हमारा सिंचाई का 3rd पार्ट। 4 पार्ट में देखेंगे अपन सिंचाई की जो विधियां अलग अलग, बूंद बूंद सिंचाई विधि है, फव्वारा विधि है, प्रवाह विधि है, थाला विधि है, उनको अपन एक एक को क्या करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले। तो गाइस ये 3rd पार्ट था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, थैंक यू।